हल्दी मेहंदी की रस्मों के बाद शादी का दिन भी आ गया था और आज शादी के बाद नेहा भी विदा हो जानी थी। नैना के साथ अनय भी उसकी शादी के कामों में लगा हुआ था। यूं तो अरुण की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी थी, मगर फिर भी उनकी ये कोशिश थी कि कहीं कोई कमी न रह जाए। सुबह से ही वो दोनों सब कामों को देखते जांचते हुए फिर रहे थे। अपने घर में कुछ न करने वाला अनय यहाँ बेहद जिम्मेदारी से हर काम कर रहा था। उसे देखकर नैना को उस पर प्यार आ गया। ये वो इंसान था जिसकी मोहब्बत को उसने कभी समझा नहीं था। शाम को अने के घर से सभी लोग आए थे और जगदीश जी और नारायणी जी तो उनके सामने झुके जा रहे थे, क्योंकि अब उन्हें अने की अच्छाई और नैना की बेगुनाही पर दिल से यकीन हो गया था। उन दोनों की झिझक और नजरें चुराना उनकी निगाहों के सामने था। अने और अरुण दोनों ही अपना दिल थाम कर रह गए थे। सामने से लाल जनकन के काम वाले लहंगे में सजी सवरी नेहा के साथ ग्रीन कलर की ब्लैक बॉर्डर की साड़ी में नैना चली आ रही थी। अने की नजरें उस पर जैसे अटक कर रह गई। वह अने के एहसासों को जगा गई थी। नैना की नजरें भी अना की तरफ उठी थी, जो ब्लू कोट सूट में खोया खोया सा उसे ही देख रहा था। अने की निगाहों से नैना का रोम रोम जैसे खिल उठा था। शादी की रस्में शुरू हो चुकी थी। सब इंजॉय कर रहे थे, मगर अने का दिल नैना के कजराने नैनों में ही अटक कर रह गया था। तभी कविता और पंकज ने उन दोनों को ही डीजे पर खींच लिया था। अब एक परफॉर्मेंस ब्यूटीफुल दुल्हन के स्मार्ट जीजू और क्यूट दीदी की तरफ से आप सबके लिए। कविता ने जैसे अनाउंसमेंट की थी, सभी का ध्यान अब उनकी तरफ चला गया था। गाना शुरू हो गया था। अने ने एक नज़र नैना को देखा और फिर उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। वह रोल करती उसके सीने से जा लगी। दुआ भी लगे ना मुझे, दवा भी लगे ना मुझे, जब से दिल को मेरे तू लगा है। हर डांस स्टेप के साथ उसके दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। वहां मौजूद लोग तेज आवाज़ों से उनका हौसला बढ़ाने के साथ साथ उनका परफॉर्मेंस इंजॉय भी कर रहे थे। गाना खत्म हुआ और सबकी तालियों के शोर ने नैना के चेहरे को सुर्ख कर दिया, जबकि अने मुस्कुराते हुए इस सब का मजा ले रहा था। और फिर सारी रस्में निभाकर शादी होकर नेहा सुबह 4 बजे के करीब पिया संग चली गई और घर को सूना कर गई। नैना की आंखों में बहन की विदाई पर आंसू तो थे, मगर खुशी उससे ज्यादा थी कि नेहा को उसकी मोहब्बत मिल गई। लक्ष्मी जी और राजेश्वर जी के साथ आए रामेश्वरम जी, मैथिली जी और रोमेश ने भी विदा ले ली थी। धीरे धीरे दोपहर तक सब मेहमान जा चुके थे। नारायणी जी, जो नैना से बात करना चाहती थी, उसे बताना चाहती थी कि उनके दिल में उसके लिए कोई मेल नहीं है। वो अने के सामने कुछ कह तो नहीं सकी, मगर उनकी ममता भरी छुअन ने उसके दिल की चुभन को कम जरूर कर दिया था। शाम को वह भी अने के साथ चली गई थी। इतना खूबसूरत कमरा सजा हुआ नेहा ने पहले कभी नहीं देखा था। सुबह विदाई होकर आने के बाद उसे चंद रस्मों के बाद आराम करने के लिए एक कमरे में ले आया गया था, मगर अरुण अभी उससे नहीं मिल सकता था। अरुण के मम्मी पापा नहीं थे, तो जो भी रस्में थी वो रिश्तेदार ही करवा रहे थे। इसके बाद वह सो गई थी। सोकर उठने के बाद उसने थोड़ा सा खाना खाया। फिर तब से अब तक जाने कौन कौन सी रस्में हुई और कितना वक्त बीता था। अरुण जितनी बार भी उससे मिलने आया था, उसे बाहर से ही वापस भेज दिया गया था और वह घूंघट के पीछे से होटिंग की आवाज़ें सुन रही थी। अरे डॉक्टर साहब, आप तो मरीज बन गए हैं, थोड़ा सा सब्र तो रखो। आपकी मिसेज आपको ही मिलेगी, बस रात तक दूर रहिए आप। बुआ जी की बहू शालिनी ने उसे छेड़ते हुए कहा था। क्या भाभी, आप बिना, वह बुरी तरह झेंप गया था। शाम में नेहा को फिर एक बार तैयार किया गया। उसका पोर पोर सजाया गया और रात के वक्त अरुण के बेडरूम में लाया गया। इस कमरे में आने का बड़ा लंबा सफर तय किया था उसने। भाभी के जाने के बाद उसने नजरें उठाकर देखा। पूरा कमरा फूलों से सजाया गया था। बेड पर भी गुलाब के फूल बिखरे हुए थे। तभी दरवाजा खोलकर अरुण अंदर आया। उसे देखकर उसने घूंघट वापस चेहरे पर डाल लिया। दिल के धड़कने की रफ्तार तेज हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि लम्हे भर में दिल सीने से निकलकर बाहर आ जाएगा। सांसें तेज हो गई थी। अरुण नेहा के करीब आ बैठा। उसके वजूद की खुशबू उसकी सांसों में समाने लगी थी। नेहा का घूंघट अरुण ने उल्टा था और दोनों की बेकरार निगाहों को जैसे करार आ गया।
तो मिस नेहा शर्मा से मिसेज नेहा अरुण दीक्षित बनकर कैसा लग रहा है लाल परी? अरुण ने शौकी से उसका चेहरा उठाते हुए पूछा। नेहा की बिखरी सांसें और गुलाबी गाल उसकी शर्म और नर्वस होने का पता दे रहे थे। उसकी पलकें शर्म से लरज रही थी। उसने झुककर धीरे से उसकी आंखों पर अपना स्पर्श दिया था। अरुण के ऐसा करने से नेहा एक पल को सिहर उठी थी। ये खूबसूरत लम्हे उन दोनों ने किस्मत और दुनिया से चुरा लिए थे। अगली सुबह उनमें एक नई ताजगी और उमंग लेकर आई थी। नेहा की गुलाबी आंखों में बीती रात का खुमार भरा था। उसने एक शर्माई मोहब्बत भरी नज़र पास में सोए अरुण पर डाली, जो पेट के बल लेटा हुआ था। नेहा लम्हे भर को शर्मा गई और मुस्कुराते हुए उठ गई, अरुण के साथ खुशियों के हिंडोले पर झूलते हुए। नेहा को देखकर उस सभी के दिलों को सुकून आ गया था। वो दोनों शिमला की वादियों में हनीमून मनाने गए थे। उनके खूबसूरत प्यार और मस्ती से भरे फोटोज देखकर सभी के अंदर तक सुकून उतर गया था। नैना भी उसके लिए बहुत खुश थी, मगर उसकी अरुण के साथ फोटोज देखकर उसने अपने अंदर एक सन्नाटा सा महसूस किया था। काश उसने गुस्से और गलतफहमी में अने के साथ ऐसा ना किया होता। काश कि उसने उससे सामने बैठकर आराम से ठंडे दिमाग से बात की होती, तो शायद शायद ये खुशगवार महकते लम्हे उसका भी नसीब बनते। नेहा और अरुण को गए हुए आज 10 दिन हो गए थे। इस शादी के फंक्शंस में दिन बहुत ही हंसते मुस्कुराते बीते थे। नैना की ससुराल से सब लोग एक साथ उसकी शादी में ही तो नैना के घर भी गए थे, और वहां भी जिस तरह से मम्मी जी और बाकी सभी उसके घर वालों से मिले थे, वह दिल से बहुत खुश हुई थी। नेहा के दिल के सारे गिले शिकवे मिट गए थे। इस शादी से अने की भी एक अलग ही जगह मम्मी पापा के दिल में बन गई थी। उनके जाने के बाद घर सूना सूना लगने लगा था। नारायणी जी आज नैना और नेहा को बहुत याद कर रही थी। नैना के साथ की गई नाइंसाफी उन्हें रह रहकर कचोट रही थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि वो उसे और अने को इस वीकेंड पर खाने पर बुलाएंगी, और जो कोताहियाँ और लापरवाहियाँ उनसे हुई हैं उन सब के लिए माफ़ी मांगेंगी, जिससे नैना और अने के बीच भी सब ठीक हो जाए। आजकल उसे ऑफिस रोज अने ड्रॉप करता और पिक करता था। उसने राहुल की धमकी को ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया था। हालांकि अभी तक सब कुछ नॉर्मल ही था। आज भी वही उसे ऑफिस ड्रॉप करके गया था। हर दिन की तरह उसने ऑफिस खत्म होने के पहले अने को फ़ोन किया था, लेकिन उसका नंबर नॉट रीचेबल आ था। वह बाहर निकलते हुए उसका नंबर मिलाने लगी। तीसरी बार में कॉल कनेक्ट हुई। आपका नंबर नहीं मिल रहा था, आप ठीक तो है ना? कहाँ पर हैं? उसने स्टॉप की तरफ चलते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ, एक मीटिंग में था, बस अभी निकला हूँ, तुम ऑफिस में ही रहना, बस 20 मिनट लगेंगे मुझे पहुँचने में। लेकिन मैं ऑफिस से निकल गई हूँ, बस स्टॉप की तरफ जा रही हूँ, आप रहने दीजिए, मैं आ जाऊँगी। ओ नैना, बी केयरफुल, मैं बस पहुँच ही रहा हूँ। अने आप पैनिक क्यों हो? आ नैना नैना, वह चिल्लाते हुए बोला, लेकिन कॉल डिस्कनेक्ट हो चुकी थी। उसने कई बार नंबर डायल किया, लेकिन फ़ोन ऑफ हो चुका था। अने के एक बार के लिए होश उड़ गए थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि नैना के फ़ोन को हुआ क्या है। उसने फिर से एक बार नंबर डायल किया था, मगर नतीजा हर बार की तरह ज़ीरो ही रहा था। वह फास्ट ड्राइविंग करते हुए नैना के ऑफिस पहुंचा था। ऑफिस में बात हो रही थी कि कोई वैन आई और नैना को किडनैप करके ले गई। क्या इस बारे में पुलिस में रिपोर्ट करानी चाहिए या नहीं? वह सुनकर नीचे बैठता चला गया। उसे पूरी दुनिया घूमती हुई सी नजर आने लगी थी। इधर जब नैना को होश आया तो वह एक कुर्सी से बंधी हुई थी। उसका सर अभी भी दुख रहा था। वह अने से बात कर रही थी जब एक वैन में उसे घसीट लिया गया था। फोन उसके हाथ से छूट गया था। अंदर राहुल था और उसने पिस्टल पकड़ी हुई थी, जिसके पिछले हिस्से से उसने उसके सर पर एक तेज वार किया था, और वह बिना कुछ बोले बेहोश हो गई थी। होश आ गया तुम्हें? वह सामने आराम से बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर बिखरी कमीनगी आज पहली बार नैना को नजर आ रही थी, और इस लम्हे उसे पहली बार दिल से यकीन हुआ था कि अने ने जो भी इस शैतान के बारे में कहा था वो सब कुछ सही था। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? नैना ने चिल्लाकर पूछा। राहुल उसके पास आया और उसके बाएं गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। नैना दर्द से आंखें बंद कर गई।
नैना ने आंखें खोलकर राहुल को देखा, मगर तभी उसके दूसरे गाल पर भी थप्पड़ पड़ा। दर्द के मारे उसकी आंखों से आंसू छलक आए। वह दर्द से दोबारा आंखें बंद कर गई। तेरे थप्पड़ का जवाब देना था और जो तुझसे शादी करने से मिलता वो सब भी हासिल करना था। राहुल हंसा। तुझे कुछ नहीं मिलेगा, नैना जोर से चिल्लाई। बहुत चाहता है ना तेरा पति तुझे, देख अब कैसे कीड़े की तरह रेंगते हुए आएगा। यह कहकर उसने अने को फोन किया। तेरी खूबसूरत बीवी मेरे पास है। कुछ कहना नहीं बेटा, सुनना है। अभी तक सही सलामत वन पीस में है। अगर चाहते हो कि ठीक ही रहे तो 25 लाख का इंतजाम कर जल्दी। फोन करके बताऊंगा आधे घंटे में कहाँ आना है। वह नैना का मुंह हाथ से दबाए हुए था ताकि वह बोल न सके। अब नैना ने हाथ हटा लिया। तुम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाओगे, अनेक कुछ नहीं देंगे तुम्हें। हा हा हा, तुम्हारी गलत फहमी है। वह जरूर आएगा अपने साथ 25 लाख लेकर, मगर उसे तू नहीं उसकी मौत मिलेगी। लेकिन उससे पहले तुझे मैं अपना बनाऊंगा, वो भी मरेगा और तुझे बेचकर लाखों कमाऊंगा मैं। राहुल बेशर्मी से हंसते हुए बोला। क्या बेचकर? इसका मतलब अनेस सही कह रहे थे। तुम सच में जानवर हो, नैना दांत पीसती हुई बोली। राहुल ने नैना को एक थप्पड़ और मारा। उसके होंठों के किनारे से खून निकलने लगा। अभी तूने मेरा जानवरपना देखा कहाँ है? रही बात तुझे बेचने की, तो हाँ करता हूं मैं ऐसा। काम है ये मेरा। तेरा बाप उसे बहुत सनक चढ़ गई थी तुझे पढ़ाने की, नहीं तो पहले ही शादी हो जाती। फिर तेरी दुश्मन नताशा ने मुझे तेरे फोटो भेजे तो मैं बहुत हंसा था। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता था। उसे मैंने अपना असली मकसद बताया तो वह मेरे साथ हो गई। उसने तुझे बर्बाद करना था, लेकिन असली परेशानी साले तेरे पति ने शुरू की। उसने मेरा अगला पिछला सारा चिट्ठा उधेड़ डाला। जितनी लड़कियों को बेचा था सबका पता लगाया, उन्हें छुड़वा दिया और मेरे पीछे पुलिस को लगा दिया। उस दिन शादी के दिन मुझे पुलिस पकड़ने आने वाली थी जब नताशा का फोन आया कि मेरे नाम का वारंट इशू हो चुका है। शादी की रस्मों में बहुत टाइम लगता क्योंकि साला तेरा पंडित बाप मानता नहीं बिना रस्मों के, और पुलिस मुझे पकड़ लेती। तब उन फोटो का सहारा लेकर शादी तोड़ी और पुलिस के आने से पहले गायब हो गए। तेरे उस पति ने मेरा धंधा बंद करवा दिया। फिर एक बार नताशा ने तेरे बारे में बताया और तुझे रास्ते से हटाने के लिए पैसे दिए। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, कहकर राहुल आगे बढ़ने लगा। उसके इतने जानलेवा लहजे से नैना फटी फटी आंखों से उसे देखती ही रह गई। फिर राहुल उसके ऊपर जानवर की तरह टूट पड़ा। नैना का चीखना छूटने की कोशिश करना राहुल के वहशीपन को और भी बढ़ा रहा था। राहुल ने नाखूनों से उसका चेहरा खरोंच दिया। लम्हे भर को जैसे ही राहुल की पकड़ ढीली हुई और वह उससे छूटकर दरवाजे तक जा पहुंची, उसने लॉक खोला और इससे पहले कि वह दरवाजा खोलती राहुल ने उसे वापस घसीट लिया। तू मुझसे बचकर नहीं जा सकती साली, आज तुझे तेरी औकात दिखाऊंगा मैं, राहुल ने उसे मारते हुए कहा। वह उसे थप्पड़ और लात से मार रहा था। राहुल पर वहशीपन भारी हो चुका था। वह फिर उस पर झुक गया और वह खुद को बचाने की कोशिश करते हुए मदद के लिए चिल्लाने लगी कि तभी किसी ने उसे पीछे से पकड़कर एक तरफ धकेल दिया। अने, नैना नैना, वह उसकी तरफ बेचैनी से बढ़ा था। तू यहाँ कैसा आया? राहुल पल भर में संभल गया था। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे, चेहरे पर छपे उंगलियों के निशान और होंठों से बहता खून जुल्म की दास्तान खुद ही कह रहा था। जिस लड़की को अने ने कभी मैली नज़र से देखा तक नहीं था, नैना की मर्जी के बिना कभी उसे उंगली तक नहीं लगाई थी, उसका ये हाल देखकर उसका खून खौल उठा था। अने ने अपना कोट उसके कंधों पर रख दिया था और फिर वह राहुल की तरफ बढ़ा। तेरी हिम्मत कैसे हुई नैना को हाथ लगाने की? उसने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा। हिम्मत तो बहुत है मुझ में, मगर अफसोस तू देखने के लिए जिंदा नहीं बचेगा। वो दोनों ही बुरी तरह लड़ने लगे थे, लेकिन अने ने उसे लात घूंसों पर लिया हुआ था। उसने उसे तब तक मारा जब तक वह बेहोश होकर नहीं गिर गया। अने नैना के पास आया। तुम ठीक हो ना? और वह उससे लिपटकर बुरी तरह रो दी। आप ना आते अने तो वह मुझे कुछ नहीं कर पाता। सब ठीक है, रो मत प्लीज, वह उसके आंसू साफ करते हुए बोला। पुलिस सायरन की आवाज आने लगी। अने उसे लेकर उठ खड़ा हुआ। चलो अब पुलिस खुद संभाल लेगी इसे। अने, नताशा भी इसके साथ मिली हुई है, इसके और भी साथी थे।
अब पता नहीं कहाँ है। वह अभी भी डरी हुई थी। ऐसी सिचुएशन से वह गुजरी थी कि सब कुछ खो देने का डर उस पर हावी था। अने वह खौफ से चीख पड़ी थी। राहुल सामने खड़ा था और उसके हाथ में पिस्टल थी। वह खतरनाक अंदाज में खड़ा उन्हें घूर रहा था। अगले ही पल गोली चली और एक खतरनाक चीख हवा में गूंज उठी। अस्पताल के बरामदे में जानलेवा सन्नाटा और खामोशी छाई हुई थी। आईसीयू में वह सबसे बेखबर, मशीनों के सहारे जिंदगी और मौत के बीच घड़ी के पेंडुलम की तरह झूल रही थी। हादसा खतरनाक हुआ था। खून काफी ज्यादा बह गया था। जब से अस्पताल लाया गया था तब से मातम चारों ओर छाया हुआ था। खून काफी ज्यादा बह गया था। अने बेचैन और सदमे से निढाल था। हर पल उसकी नजर घड़ी की ओर उठ जाती। 2 घंटे हो चुके थे नैना को ऑपरेशन थिएटर में और हर पल अने को भारी लग रहा था। यहाँ सिर्फ अने था, बाकी सब वेटिंग रूम में थे। नारायणी जी तो बार बार सदमे में बेहोश हो रही थी। आज का एक एक पल उन्हें और जगदीश जी को बेहद भारी महसूस हो रहा था। जब राहुल ने अने पर गोली चलाई तो वह एक पल के 1000वें हिस्से में अने को बचाने के लिए अने के सामने आ गई और गोली उसके सीने से थोड़ा ऊपर लगी। पुलिस तभी वहां आ पहुंची और राहुल को अरेस्ट कर लिया। नैना का खून से लथपथ जिस्म अने के हाथों में था। वह उस वक्त सदमे में चिल्ला उठा था। ये क्या हो गया? ऐसा कुछ तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। उसने जो चेन नैना को पहनाई थी उसमें ट्रैकर फिट था, क्योंकि अने को राहुल की कमीनी फितरत का अंदाजा हमेशा से था। और इसी ट्रैकर की हेल्प से असद का कजिन जो पुलिस में था, उसकी मदद से वह राहुल को अरेस्ट करवाने में कामयाब रहा था। मगर उसे अरेस्ट करवाने की उसने बहुत बड़ी कीमत नैना को इस हाल में लाकर चुकाई थी। और नैना को इस हाल में देखकर वह खुद पर काबू नहीं कर पा रहा था। आंसू एकदम ही उसकी आंखों से टूटकर गिरे थे। समीर, असद का कजिन, उसने ही एम्बुलेंस बुलाई थी और उसके साथ रहकर नैना को फौरन एडमिट कराया था। उसने ही अने के घर वालों को खबर की थी। नैना को खो देने का एहसास अने का दिल चीर रहा था। नैना उसका पहला प्यार थी, पहली तमन्ना, पहली आरजू थी। उसने इस जिंदगी को हमेशा उसके साथ जीना चाहा था, उसके बिना नहीं। उसके बिना जीना कितना बेमानी है यह आज उसे महसूस हो रहा था। उसने अपनी आंखें साफ की जो एक बार फिर भीग गई थी। उसके कपड़ों पर उसका खून लगा हुआ था। वह बस हर पल उसकी सलामती की दुआएं कर रहा था। इसी सब में 1 घंटा और निकल गया। अने का दिल बहुत अधिक घबरा रहा था। तभी राजेश्वर जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और वह जो इतनी देर से खुद को संभाले हुए था एकदम ही टूटकर बिखर गया। उन्होंने उसे गले से लगा लिया। राजेश्वर जी चुपचाप उसके सर और कमर पर हाथ फेरते रहे, क्योंकि इस वक्त किसी भी तरह की तसल्ली बिल्कुल बेमानी थी। तभी ऑपरेशन थिएटर के बाहर लगी लाइट ऑफ हुई और डॉक्टर्स बाहर आए। वह राजेश्वर जी के साथ तेजी से उनकी तरफ लपका। नैना कैसी है वो? अने के अंदाज में बेहद बेचैनी थी। गोली हमने निकाल दी है लेकिन खून काफ़ी बह गया है। हमें डर है कि वह कोमा में न चली जाएं। अगले 24 घंटे बहुत क्रिटिकल है उनके लिए। आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए, डॉक्टर्स अपने गंभीर अंदाज में कहते हुए चले गए थे। डॉक्टर तो कहकर चले गए मगर अने सर पकड़कर बैठ गया था। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। फिर वह वेटिंग रूम में गया और उसे देखते ही सब उसके पास आए। उसने उन्हें बता दिया जो भी डॉक्टर ने कहा था। आज नारायणी जी और जगदीश जी अपने किए अविश्वास पर पछता रहे थे और राहुल की असलियत ने तो उनके दिली दिमाग को हिलाकर रख दिया था। वहीं उसके कारण आज नैना मौत के मुंह में थी। नैना का उतरा हुआ चेहरा उन्हें रह रहकर याद आ रहा था, जब वह हर समय कोशिश करती थी उन्हें अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाने के लिए। आज वो दोनों खून के आंसू रो रहे थे और जिसे अपने सीने से लगाना चाहते थे वह उनकी अविश्वास की सजा मौत को गले लगाकर देना चाहती थी। नेहा और अरुण दोनों ही उसी वक्त वहां पहुंचे थे। वो दोनों तेजी से उन लोगों के पास आए। अनेका उतरा चेहरा, सुर्ख आंखें देखकर अरुण डॉक्टर होने के बावजूद हिल गया था। जगदीश जी और नारायणी जी नेहा के पास भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए थे कि अपनी बेटी को वो वापस मांग लाएंगे। भगवान इतना निर्दयी नहीं हो सकता कि एक गलती की इतनी बड़ी सजा दे दे। आज लक्ष्मी जी को अपनी उसके साथ की गई ज्यादतियां याद आ रही थी। उन्होंने इस वक्त तो यही सोचा था कि वह उनके बेटे को छीनने आई है,
मगर उसने तो आज उनकी गोद को उजाड़ने से बचाने के लिए अपनी जिंदगी की भी परवाह नहीं की थी। उनकी आंखें आंसुओं से भर गई थी और वह अपनी गलतियों की माफ़ी के लिए अस्पताल में बने मंदिर में जा खड़ी हुई। उनके साथ ही मैथिली जी और राजेश्वर जी भी थे और पीछे पीछे रीना भी रोमेश के साथ थी। उसकी जिंदगी के लिए आज पूरा शर्मा परिवार और चौहान परिवार एक साथ था, मगर इन दोनों को मिलाने वाली कड़ी आज सबसे बेगाना होकर आईसीयू में अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रही थी। अने की हालत तो ऐसी थी कि उससे ना तो कुछ बोला जा रहा था और ना ही वह इस हालत में था कि कोई उसे तसल्ली के दो बोल भी बोल सके। बस वह दिल ही दिल में भगवान से उसे मांगे जा रहा था जो उसकी रगों में बसती थी। जाने कैसी डगर थी, जाने कैसा रास्ता था जो इतना लंबा था कि खत्म होने में ही नहीं आ रहा था। अंधेरा धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। नैना नंगे पैर उस रास्ते पर बेतहाशा चली जा रही थी। कांटों भरे रास्ते पर पांव लहूलुहान थे। नैना चिल्लाना चाहती थी, मदद के लिए पुकारना चाहती थी, लेकिन किसी अनजानी ताकत ने जैसे उसकी आवाज़ छीन ली थी। उसे यूं ही भटकते जाने कितना वक्त बीत गया था। अब नैना की ताकत और हिम्मत जवाब दे गई थी। धड़कनें धीमी पड़ चुकी थी, नब्ज डूबने लगी थी और मौत की काली परछाई बस उस पर कब्जा करना चाहती थी कि तभी उस घनघोर अंधेरे को चीरती एक रोशनी की किरण उसे नजर आई। नैना उस ओर बढ़ी, लेकिन घायल पैरों ने साथ देने से इनकार कर दिया। वह रोशनी हर पल करीब आ रही थी और देखते ही देखते उस रोशनी ने अने की शक्ल ले ली। हाँ, नैना उसी का तो इंतजार कर रही थी। उसके बिना सब कुछ कितना बेमानी था। जो एहसास उसके दिल में करवटें लेता था वह आज उसे समझ पाई थी। यह मोहब्बत ही तो थी जो नैना को उससे दूर नहीं होने देती थी, जो हर पल उसे बेचैन रखती थी। उसका चेहरा देखकर बेकरार दिल को करार आ गया था। बेचैनी हवा हो गई थी। नैना उसी को पुकार रही थी, अपनी बाहें फैलाए खड़ा था। आज वह खुद उसके आगोश में समा जाना चाहती थी। वो सारी खुशियां जो उसे नहीं मिली थी वो सब वो अब समेट लेना चाहती थी। वह हिम्मत बटोरकर उठ खड़ी हुई और अने की तरफ बढ़ने लगी। दिल फिर धड़कने लगा था, लेकिन उस मौत की काली परछाई को यह सहन नहीं हुआ। उसे अपने कैद से आज़ाद होता देख वह अंधेरी ताकत और डर से नैना के मुंह से चीख निकल गई। अने अने ने झटपटाकर आंखें खोल दी थी। नैना, नैना, थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। मैं जानता था तुम मुझे यूं तन्हा छोड़कर नहीं जा सकती, नहीं जा सकती तुम मुझे छोड़कर। अने बेताबी से उसके सर पर हाथ फेर रहा था और फिर उसने झुककर उसका माथा चूम लिया। अने उसके पास आईसीयू में था और उसका हाथ थामे बैठा था। 15 घंटे बीत चुके थे जब वह होश में आई। वह उसकी नम आंखें देख रही थी। धीरे धीरे उसकी हालत सुधरी तो कुछ दिनों बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। वह घर आ गई थी, अपने घर। आज मम्मी पापा ने उसे समझ लिया था। दिल पर पड़ा बोझ हटते ही सब कुछ बहुत हसीन लगने लगा था। घर आते आते 8 बज गए थे। वह अपने कमरे में आ गई, अपने और अने के कमरे में। यह सब उसे अपना लगने लगा था। यहाँ वह अने और उसकी मोहब्बत, बस यही तो चाह रही थी वो। दिल के जज्बातों ने बड़ी तेजी से पटरी बदली थी। जिससे दूर भागती थी आज उसी का साथ सबसे अहम बन गया था। उसकी चाहते ही उसका सरमाया बन चुकी थी। इतनी मोहब्बतों के बावजूद इजहार करना बहुत ही मुश्किल था। ऐसा क्यों हो रहा था? वह समझ नहीं पा रही थी कि उससे इजहार करने का सोचकर ही उसे ऐसे थरथराहट क्यों हो रही थी। लो, दवाई खा लो। खाना खाने के बाद वह मेडिसिन और पानी लिए खड़ा था। नैना ने अने की ओर देखा। अब उसकी डार्क ब्राउन आंखों में नमी की जगह चमकने ले ली थी। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन बाईं तरफ दर्द होने लगा। उसकी आह निकल गई। अने ने सहारा देकर नैना को तकिए के सहारे बैठाया। ड्रेसिंग की वजह से उसने एक काफ़ी ढीली टी शर्ट पहनी थी जिसमें वह काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। उसके सामने वह कभी बिना स्टोल या दुपट्टे के नहीं रही थी और अभी वह ऐसे ही उसके सामने थी। उसके वजीद की खुशबू उसे महकाने लगी थी। चेहरे पर हया के रंग कुछ ऐसे बिखरे थे कि वह इस हाल में भी उस पर से निगाहें न हटा पा रहा था। अने ने उसे दवाई खिलाई। तुम तो बड़ी बहादुर हो यार,
पहले बताया नहीं तुमने कि तुम्हें बुलेट खाने का भी शौक है। अने जो उसकी फिक्र में लम्हा भर को भी पलके नहीं झपका रहा था, थोड़ी नाराजगी से पूछ बैठा। गुस्सा इस बात पर था कि क्यों उस तक आने वाली आफत नैना ने अपने सर ले ली थी। जी मैं कुछ समझी नहीं, नैना हैरानी से बोली। क्यों आई मेरे सामने तुम? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? एक बार भी नहीं सोचा ना मेरे बारे में? इतनी नफरत है मुझसे तुम्हें? अने नाराजगी से बोला। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं क्यों नफरत करूंगी आपसे? जानती हूं मैंने आपके साथ शादी से अच्छा बर्ताव नहीं किया, लेकिन वो मेरी नासमझी और बेवकूफ़ी थी। नहीं समझ पाई थी मैं कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन अब मुझे पता है कि आप हमेशा से सही थे और मैं बहुत गलत। आप मुझे माफ़ कर दीजिए। उसकी आवाज़ भर्रा गई थी। और अगर मैं उस वक्त आपके सामने नहीं आती तो वह गोली आपका सीना चीर जाती। आपको कुछ होते हुए नहीं देख सकती मैं, तो मुझे बचाने के लिए खुद मौत के मुंह में चली जाओगी। और मेरा क्या होगा? वह रूठा हुआ था। तो आप क्यों आए मुझे बचाने के लिए? क्यों खुद को मुसीबत में डाला? आप कुछ भी कर सकते हैं और मैं नहीं, क्यों? वह भी नाराज सी बोली। मैं तो तुमसे मोहब्बत करता हूं, तो मैं भी तो आपसे मोहब्बत करती। आगे के अल्फाज उसके मुंह में ही रह गए। ये कैसे बोल गई थी वह? अने से बचने के लिए उसने चेहरा घुमा लिया। क्या क्या कहा तुमने? अने उसके सामने था। निगाहों में जैसे जुगनू से चमक उठे थे। वो आप? मैंने कुछ नहीं। वह उसकी निगाहों से बचना चाहती थी, मगर मारे शर्म के नज़र उठ ही नहीं रही थी। उसने बात बदलने की कोशिश की और दर्द की एक तेज़ लहर एक बार फिर उसके जिस्म में दौड़ गई। वह करा उठी। उसकी शौकी हवा हो गई थी। अने उसे सहारा देकर लिटाने लगा। मना किया है ना ज़्यादा हिलने के लिए? चलो सो जाओ आराम से, दवाई खाई है तो अभी आराम हो जाएगा। ये बातें हम बाद में कर लेंगे, उसने कहा और उसके पास बैठकर उसका सर सहलाने लगा। अब महसूस हो रहा था कि जिस्म का एक हिस्सा जख्मी हो तो कितना असर पड़ता है। वह खुद से कोई काम नहीं कर पा रही थी। वॉशरूम जाना था लेकिन सर चकरा रहा था। बायां हाथ थोड़ा ज़्यादा हिल जाए तो दर्द के मारे आह निकल जाती थी। ऊपर से इतना खून बहने से कमज़ोरी और हो गई थी। सुनिए प्लीज़, उसने अने को हिलाया। क्या हुआ? वह फौरन उठ गया। सुबह के 6 बजे थे। मुझे वॉशरूम यूज़ करना है, लेकिन सर बहुत चकरा रहा है, प्लीज़ आप। वह हिचकते हुए बोली। आओ। उसने सहारा देकर उसे उठाया और पकड़कर वॉशरूम तक ले गया। मैं यहीं हूं, उसने कहा तो नैना ने धीरे से सर हिला दिया। ऐसे जाने कितने काम होंगे, कैसे हर काम के लिए कहेंगी? सुबह नाश्ता कर रही थी वह कि पापा मम्मी अरुण और नेहा के साथ आ गए थे। कुछ देर के बाद वह तो चले गए, लेकिन नेहा वहीं रुक गई। और नेहा के होने से उसे अच्छा भी लग रहा था। उसे नहाते हुए भी प्रॉब्लम हो रही थी। नेहा ने हेल्प की, फिर उसके बाल बनाए और उसके साथ बातें करती रही। दोपहर में पापा आकर उसे ले गए। आज उसे 10वां दिन था घर आए हुए। अब थोड़ा सा वह ठीक फील कर रही थी। नेहा रोज आ जाती और कुछ वक्त उसके साथ बिताकर चली जाती। अने ने फिर से ऑफिस जाना शुरू कर दिया था। इस बीच रीना उसके पास आ जाती। माहिरा अपनी जॉब की वजह से शाम को ही मिल पाती। लक्ष्मी जी और मैथिली जी उसका बहुत ध्यान रखते थे। अब वह पट्टी की वजह से घर में एक ढीली सी टी शर्ट और लोअर पहने रखती थी और ऊपर से स्टॉल डाल लेती। रात को खाना खाने के बाद वह अने के साथ कमरे में आ गई थी। थोड़ी ही देर में अने ड्रेसिंग का सारा सामान लेकर आ गया। उसने सवालिया निगाहों से उसे देखा। आज तुम्हारी ड्रेसिंग चेंज होनी है। अने आराम से कुछ चीज़ें निकालते हुए बोला। कौन करेगा? उसने ड्रेसिंग का सामान देखते हुए पूछा। मैं। अने मुस्कुराया। आप? लेकिन आपको कैसे आता है ये काम? वह उसकी बात पर घबराई हुई थी। डॉक्टर ने मुझे सब चीज़ें बताई थी। वह उसकी बात, उसकी घबराहट समझ रहा था। लेकिन मैं कह रही थी कल किसी नर्स से करवा लेते हैं। वह घबराई सी थी। उसने एक नज़र उसके घबराए चेहरे पर डाली, फिर उसके करीब आकर बैठ गया। क्या हुआ? मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? ट्रस्ट मी, मैं ठीक से ड्रेसिंग कर दूंगा। उसने उसकी आंखों में झांका। लेकिन कैसे? मेरा मतलब मैं कैसे? वह होठ काटते हुए बहुत कंफ्यूज हो रही थी।
डोंट वरी, मैं सिर्फ ड्रेसिंग करूंगा और कुछ नहीं देखूंगा, रिलैक्स। और पति हूं तुम्हारा तो प्लीज, उसने कहा और उसका स्टॉल कंधे से हटाकर उसके हाथ में दे दिया। उसकी सांसें अटकने लगी। अने ने उसकी टी शर्ट लेफ्ट बाजू से निकाल दी थी। उसने स्टॉल से पट्टी के नीचे से कवर करते हुए आंखें बंद कर ली थी। शर्म आ रही थी उसे। उसने आराम से पट्टी की और उसकी स्लीव वापस से ठीक कर दी। बस हो गया। पता नहीं क्यों इतना पैनिक हो जाती हो तुम। वह हंसा और नैना ने पलके झुकाए हुए स्टॉल कांधे पर ले लिया। शर्मिंदगी से चेहरा लाल हो गया था। अब ये कोई एक दिन की बात तो थी नहीं, हर तीसरे दिन पट्टी बदल दी जाती थी और हर बार वह शर्म से सुर्ख होते चेहरे के साथ आंखें बंद कर लेती। उस वक्त अने की ओर देखने की हिम्मत नहीं होती थी उसकी। नेहा भी हर दूसरे तीसरे दिन आ जाती। दो तीन बार तो मम्मी और पापा भी आए थे। ये समय बड़ा अजीब सा था। जहां मोहब्बत की अंगड़ाई थी, वहीं राहुल पर चल रहे मुकदमे में उसकी गवाही भी एक दो बार हुई थी और राहुल को देखकर नफरत की एक तेज लहर उसमें दौड़ जाती थी। नताशा पर भी केस दर्ज हो चुका था और अब वह परेशान थी। धीरे धीरे अब नैना के हाथ का दर्द ठीक हो गया था और वह घर के कामों में हाथ बटाने लगी थी। सब कुछ पटरी पर आ गया था। बस अब वह बेचैन थी अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए और अब अने उसे इसका मौका नहीं दे रहा था। वह उसे सता रहा था और बनता भी था उसका सताना। उसकी पट्टी हट चुकी थी और अब वह पूरी तरह से ठीक हो गई थी। उसका दिल अब उसे बेकरार किए रहता था। अब और इंतजार नामुमकिन हो गया नैना के लिए। उस रोज अने लक्ष्मी जी के साथ उनकी फ्रेंड के पोते की बर्थडे पार्टी में गया था। वह जानबूझकर नहीं गई थी। वो लोग रात गए वापस आए। अने ऊपर आया तो रूम बंद था। उसने धीरे से दरवाजे को पुश किया और अंदर आकर लॉक कर दिया। उसे लगा वह सो चुकी है। वह तो उसे बताना चाहता था कि राहुल को 14 साल की जेल हुई थी और नताशा को 3 साल की। अब वो दोनों अपने अंजाम तक पहुंच गए थे। लेकिन कमरे को देखकर वह हैरान सा हो गया। कमरे का माहौल बड़ा अलग सा था। ताजे गुलाबों और मोंगरे की खुशबू से रूम महक रहा था। पानी में गुलाब की पत्तियों के साथ कैंडल्स तैर रही थी। बेड पर भी गुलाब की पत्तियां बिखरी हुई थी। कमरे में धीमी आवाज में पुराने रोमांटिक गाने चल रहे थे। सब कुछ था, बस वह दुश्मनी जहां कहीं नजर नहीं आ रही थी। और तभी बालकनी के लहराते पर्दे के पीछे से जैसे कोई अप्सरा सामने आई थी, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। खूबसूरत मैरून साड़ी उस पर जच रही थी। आगे से बालों को स्टाइलिश लुक देकर पीछे खुला हुआ छोड़ा था। बालों की एक दो लट लहराते हुए चेहरे को चूम रही थी। मांग के सिंदूर और माथे की बिंदी ने उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा दिए थे। नाक में लौंग चमक रही थी। फुल मेकअप से चेहरा जगमगा रहा था। कानों में झुमके, गले में मंगलसूत्र और दोनों हाथों में मैचिंग चूड़ियां। आज वह बिजली गिरा रही थी। अने एकटक उसे देखे जा रहा था। नैना उसके करीब आकर रुक गई और उसकी तरफ मोहब्बत से देखने लगी। 6 फीट का सुर्ख सफेद नौजवान था अने। हिम्मत, ताकत, मोहब्बत और भरोसा सभी कुछ था उसमें। ब्लैक कोट पैंट में अपने ऊंचे कद के साथ उसकी दिलकश पर्सनैलिटी से वह आज बेखुद हो रही थी। क्या इरादा है? अने उसकी आंखों में देख रहा था। डूब जाने का। उसने भी नजरें नहीं चुराई। कहाँ डूबना है? अने ने उसे खुद के और भी करीब कर लिया। आपकी मोहब्बत में, नैना भी मखमली लहजे में बोली। वह उसके चेहरे पर झुका और उसकी आंखें बंद हो गई। उसकी महकती गर्म सांसें उसके चेहरे से टकरा रही थी। वह कुछ देर तक उसे यूं ही देखता रहा और कमरे में धीमी आवाज में गीत बजने लगा। तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे, धूप हो छाँव हो, दिन हो के रात हो, तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे। उसने उसे देखा और बाहों से आजाद कर दिया। क्या हुआ? वह उसे देखने लगी। तुम फिर कहोगी कि मैं अपना वादा तोड़ रहा हूं और मैं इंसान हूं, इतना कंट्रोल नहीं कर सकता। अने बनावटी नाराजगी से बोला। नैना ने उसे देखा और आगे बढ़कर उसके गले में बाहें डाल दी। आई लव यू अने, मदहोशी से कहते हुए नैना उसके गले जा लगी। आई लव यू टू, अने ने भी कहकर उसे अपनी बाहों में उठा लिया और उसकी इतनी दिनों से जमा की गई सारी बोल्डनेस हवा हो गई। नैना हया से लाल हो रही थी। वो दोनों एक दूसरे की प्यार की बरखा में भीग रहे थे और बालकनी के पर्दे की ओर से झांकता चांद
उनके इस मिलन पर मुस्कुरा रहा था।